नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उपेंद्र कुशवाहा की अपील की होगी। दरअसल सीएम नीतीश के बेटे निशांत के जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश से बड़ी बात कही। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से आग्रह किया कि वो जेडीयू की कमान निशांत को सौंप दें। नीतीश को कुशवाहा की सलाह पर अब सियासत गर्मा गई है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत में नीतीश के बेटे निशांत के आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही है। इन सारे सियासी अटकलों के बीच निशांत के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ा आग्रह कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद बताते हुए नीतीश कुमार से पार्टी की कमान छोड़ने का आग्रह किया। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान बेटे को देने की सलाह दी। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बड़े भाई नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार जिसे अति विनम्र आग्रह है कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य के हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला लेंगे और यही उनके दल के हित में है। उपेंद्र कुशवाहा के सीएम नीतीश से ये आग्रह और निशांत को जेडीयू की नई उम्मीद बताने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए पर तंज कस रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। जदयू से कौन लड़ता है नहीं लड़ता है, ये बिल्कुल जदयू का अपना विषय है। इसमें हम लोग किसी पार्टी के इंटरनल मामले में हम लोग हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। कि जदयू का विषय है, जदयू तय करना है कि कौन उसके उम्मीदवार होंगे, कौन उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। सच है कि निशांत कुमार जी एक उम्मीद के रूप में लोगों के सामने हैं। हमें लगता है कि निशांत कुमार जी की प्रतिभा और उनकी जो सरलता है वो बिहार के लोगों को खूब लुभाती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो नीतीश जी के संबंध में बयान दिया है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निशांत के जन्मदिन पर कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह करके एक बड़ी बात कह दी। कुशवाहा की सलाह पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारों में सवाल ये भी तैर रहा है कि क्या निशांत को लॉन्च करने का वक्त आ गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बयान का इशारों ही इशारों में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी समर्थन किया। नीरज कुमार ने कहा कि फैसला नीतीश कुमार को लेना है। नीतीश कुमार पार्टी हित में जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। पूरी पार्टी उनके फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा सरल और सौम्य स्वभाव के प्रति आकर्षण उनका बनता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है। अब इस संबंध में औपचारिक फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी को है, और हम यह जानते हैं कि जो संगठन के हित में होगा वही फैसला नीतीश कुमार जी लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद ये नारा अगर दिल में गुंजायमान है तो हर कार्यकर्ता हसरत भरी निगाहों से उनके फैसले की प्रतीक्षा करता रहता है। और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपना 44वां जन्मदिन मनाया। निशांत ने महावीर मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और पिता का भी आशीर्वाद लिया। निशांत ने एक बार लोगों से अपने पिता को सीएम बनाने की फिर से अपील की है, लेकिन राजनीति को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो उसे टाल गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 44 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर निशांत कुमार ने पटना के महावीर मंदिर में महादेव की आराधना की। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद निशांत ने सीएम आवास में अपने पिता नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद लिया।
निशांत कुमार ने जन्मदिन पर पिता के पैर छुए। नीतीश ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। सक्रिय राजनीति में आने की अटकलों के बीच निशांत कुमार ने मीडिया से भी बात की। निशांत कुमार ने लोगों से अपील की कि बिहार के विकास के लिए एक बार फिर वो लोग एनडीए को वोट करें। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। हालांकि राजनीति में आने के सवाल को निशांत एक बार फिर टाल गए। आज मेरा जन्मदिन है तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं। पिताजी से आशीर्वाद दिया जी। ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने भी मांगा आज आपका जन्मदिन। नहीं, ठीक है, सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। आपकी नजर में नीतीश कुमार का काम कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे, 35% से वोट किया। बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जाते हैं। चलिए ठीक है। निशांत भले ही राजनीति में आने के सवाल को टाल गए, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में चुनाव लड़ने की बड़ी मांग कर दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में निशांत के जन्मदिन पर केक काटा और निशांत से चुनाव लड़ने की अपील की। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न में आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़िए, पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगला उत्तराधिकारी हमारे निशांत कुमार जी को घोषणा किया जाए। पूरे बिहार वासी जो हैं चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार आएंगे और आना ही चाहिए। हम लोग का एक ही डिमांड है, निशांत कुमार जल्द से जल्द हम लोग के बीच आए, राजनीतिक में एक्टिव मोड में आ जाएं। निशांत कुमार के जन्मदिन पर उनके राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार निशांत से राजनीति में आने की अपील कर रहे हैं, लेकिन निशांत हमेशा इस सवाल को टाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी की खबर है और देखिए इस पर मुहर भी आधिकारिक तौर पर पुलिस ने लगा दी। तौसीफ का मौसेरा भाई निशु खान की भी गिरफ्तारी की बात कही गई। कोलकाता से ये गिरफ्तारी की गई है। निशु के घर पर हत्या की साजिश रची गई, इसकी जानकारी दी गई है। 4 लोग ट्रांजिट रिमांड पर लिए गए। हर्ष और भीम की भी गिरफ्तारी की बात पुलिस ने बताई है। आरोपियों को पटना लाया जाएगा। सभी आरोपियों की पहचान का दावा हुआ। 9 लोगों की संलिप्तता पर अभी भी जांच हो रही है। इनकी बात सामने आ चुकी है जिस पर जांच हो रही है। मदद करने वालों की पहचान भी जारी है। आरोपी निशु ने पैर में गोली लगने के मामले में कहा कि जमीन विवाद में गोली लगी है। मेरा भाई तौसीफ ने सिर्फ ये बताया कि मार दिया। मेरा भाई गैंगस्टर नहीं है, वो नादानी में ऐसा काम उसने किया, इसकी जानकारी भी उसने दी। राजधानी पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना के पारस हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या मामले में पुलिस ने शार्प शूटर और इस चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्मी अंदाज में हुए इस हत्याकांड को कुख्यात तौसीफ उर्फ बादशाह ही लीड कर रहा था, जो अब पटना पुलिस के चंगुल में है। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने तौसीफ के मौसेरा भाई निशु खान को भी पकड़ा है। कोलकाता से तौसीफ और निशु खान की गिरफ्तारी हुई है, जिनके साथ हर्ष और भीम को भी पटना पुलिस ने अरेस्ट किया है। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बात निकलकर सामने आई है कि निशु खान के घर पर ही कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई है।
लेकिन पकड़े जाने के बाद निशु खान अब नई कहानी गढ़ रहा है। गैंगस्टर भाई का बचाव कर रहा है और गर्लफ्रेंड का नया एंगल देने की कोशिश कर रहा है। आपको इलाज के लिए दिल्ली जाना था, तो अचानक आप लोग कलकत्ता क्यों चले आए? हमको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर साथ जाना था। निशु से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने को लेकर भी पूछताछ हुई है। पैर में लगी गोली के निशान को जमीनी विवाद से जोड़ रहा है। दावा कर रहा है कि नादानी में भाई तौसीफ उर्फ बादशाह ने जराइम की दुनिया में कदम रखा। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि तौसीफ चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर है, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड के दिन 5 अपराधियों को तौसीफ ही लीड कर रहा था। फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह चंदन की हत्या के बाद सबसे आखिरी में कमरे से बाहर निकला था। सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहां पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। गिरफ्तारी के बाद निशु ये राज उगल रहा है कि तौसीफ सरेंडर करने वाला था। सोमवार को आत्मसमर्पण करता उससे पहले ही पुलिस ने दोनों भाइयों को 4 अपराधियों के साथ दबोच लिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस पूछताछ में ये चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े हुए लोग क्या राज उगलते हैं और दूसरे शूटरों की गिरफ्तारी कब तक होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात मॉनसून सत्र की होगी। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी सत्र होगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल की तरफ से स्वीकृत अध्यादेश की कॉपी को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी। 25 जुलाई को सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। विधानमंडल का 5 दिवसीय सत्र भले ही छोटा है, लेकिन इस सत्र के पूरे हंगामेदार होने की संभावना है। एक तरफ जहां विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण के साथ बिहार में बढ़ रहे अपराध और कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष को करारा जवाब देगी। मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जिसमें गरीब शोषित वंचित जनता के नाम काटने की साजिश केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश कुमार के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब पूरे इंडिया गठबंधन के माननीय इसको उठाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। आप भी जानते हैं और बिहार की तमाम जनता जानती है जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है। ना कोई हॉस्पिटल में सुरक्षित है, ना कोई घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। जिसका परिवार भ्रष्टाचार का खंड में डूबा हो, पूरा परिवार वो भ्रष्टाचार का बात करता हो, तो बिहार की जनता तय करेगी। अपराध तो इनके मामा ने ही कहा दिया ना कि लालू यादव जी अपने एक अन्य मार्ग से अपराध करवाते थे। हम मानते हैं कि अपराध होता है, लेकिन अपराध होता है तो अपराधियों को पाताल से भी खोज लिया जाता है। भ्रष्टाचारी सम्राट, अपराधियों के संरक्षक जो आज विपक्ष की कुर्सी संभाले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को घेरेंगे। अरे सरकार को आप किस मुद्दे पर घेरेंगे? कि फ्री में बिजली क्यों दे रहे हैं, फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद बिहार में चुनाव है। कई विधायकों के लिए ये आखिरी विधानसभा सत्र होगा, क्योंकि चुनाव में कितने विधायकों की वापसी होगी ये कहना मुश्किल होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कई मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है। बायोमेट्रिक जांच में मुन्ना भाई का खुलासा हुआ। कई दोस्त के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गए, तो कोई पैसे लेकर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार हुआ। पटना पुलिस ने 2 परीक्षा माफिया को भी पकड़ा है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार भर में रविवार को सिपाही बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा ली गई। बिहार के सभी 38 जिलों में बने 627 सेंटर पर सिपाही भर्ती का एग्जाम कराया गया, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। हैरानी की बात है कि जो कानून की रक्षा के लिए पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, वो भर्ती परीक्षा में खुद कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सिपाही बहाली परीक्षा में पुलिस ने 11 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। पहले और दूसरे चरण में शेखपुरा से 6, किशनगंज से 2, पूर्णिया से 2 और अररिया से 1 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की गई। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए इस बार अलग अलग फेज में परीक्षा ली जा रही है। 16 जुलाई को पहले फेज का एग्जाम हुआ था। चौंकाने वाली बात है कि पहले चरण में 15 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। सिपाही के कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए 4 फेज की परीक्षा होनी अभी बाकी है। 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। कोई दोस्त के बदले एग्जाम दे रहा है तो कोई मुन्ना भाई बनकर परीक्षा में बैठ रहा है। नकलची और फर्जी अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कराई जा रही सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर भी भारी फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। दूसरे चरण की परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी विभाग और सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों के खेल का खुलासा किया। 2 शातिर परीक्षा माफिया प्रेम प्रकाश इंजीनियर और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके पास से वॉकी टाकी, स्टाम्प, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल और ढेर सारे दस्तावेज बरामद किए गए। अग्रणी गैलेक्सी अपार्टमेंट भूपतिपुर में छापा मारा गया, तो फिर वहां से काफी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फोन है, जिसमें से 2 आईफोन भी है, 1 लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, 1 मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है। पटना पुलिस की माने तो आरोपी प्रेम प्रकाश इंजीनियर और सुबोध कुमार परीक्षा पास कराने के नाम पर एक कैंडिडेट से 4 से 6 लाख रुपए की उगाही करते थे। सेटिंग के नाम पर अभ्यर्थियों को लूटते थे। अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। देखना होगा कि बाकी के 4 फेज की परीक्षा में और कितने मुन्ना भाई हवालात की हवा खाते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार और शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। दरअसल 2 उम्मीदवारों की जगह पर 2 फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए पकड़े गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन कुमार और दिलखुश कुमार ने परीक्षा में असली उम्मीदवारों की जगह फर्जी तरीके से हिस्सा लिया। पुलिस ने दोनों से कड़ी पूछताछ की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। और इस घटना से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कड़ाई की जरूरत पर भी सवाल उठे। पुलिस और प्रशासन परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्ती बरतने की योजना बना रहे हैं। और अब बात पटना वासियों के लिए करेंगे। पटना वासियों की खुशखबरी को लेकर खबर, जहां मेट्रो का नया कोच पुणे से पटना पहुंच गया है। पटना में बहुत जल्द मेट्रो दौड़ती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि अब तुरंत ट्रायल रन भी शुरू होने जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रफ्तार भर्ती मेट्रो की ऐसी तस्वीरें बस कुछ ही दिनों में पटना में भी नजर आएगी। राजधानी में जल्द मेट्रो दौड़ेगी, जिसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। प्लास्टिक से ढकी हुई 74 चक्कों वाली मेट्रो की ये 3 बोगियां पुणे से पटना सड़क मार्ग से लाई गई हैं। अब बैरिया डिपो पर अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर तकनीकी जांच के बाद ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। मेट्रो के परिचालन से पटना की सड़कों पर बढ़ रहा ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ ही शहर वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। सबसे पहले 5 स्टेशंस के बीच परिचालन शुरू होगा। ISBT, 0 माइल, भूतनाथ खेमनीचक और मलाही पकड़ी में बने एलिवेटेड स्टेशंस पर पहली मेट्रो दौड़ेगी। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। तेजी से ट्रैक बिछाने के साथ ही ट्रेन को सेट करने का काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक और टेलीकॉम सिग्नलिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।
पटना मेट्रो परियोजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मेट्रो के किराए पर मंगाई गई 3 कोच यानी पहली ट्रेन पटना पहुंच गई है। पटना मेट्रो के लिए कुल 26 स्टेशन और 2 कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। दानापुर से खेमनी चक तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तैयार किया गया है। लगभग 9 किलोमीटर में मेट्रो का टनल रूट भी तैयार हो रहा है। जल्द ही दिल्ली की तरह भूमिगत स्टेशन पर भी लोग मेट्रो के सफर का लुत्फ लेंगे। पहले गुजरात के सावले स्थित एल्स्टॉम कंपनी की फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच पटना लाए गए। अब पुणे से 74 चक्कों वाली हाइड्रोलिक 1 को लाया गया है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब पटना मेट्रो का दरवाजा खुलने वाला है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के मीनापुर से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने अपनी जातिगत टिप्पणी पर सफाई दी है। मुन्ना यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुन्ना यादव ने कहा कि उनकी किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने की कोई मानसिकता नहीं थी, वो सभी का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपील की कि समाज में भाईचारा बना रहे और कोई भी वीडियो बिना जांच के वायरल ना हो। सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे, कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में मट्टी पलीद हो जाएगा। अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं, बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। देखिए, मैं वर्ग विशेष पर कभी कोई टिप्पणी नहीं किया और न मेरी मंशा कभी ऐसी रहती है, लेकिन ये जो पेश किया गया है, काट छांट कर दे पेश किया गया, और मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। मैं खुद इससे आहत हूं। जो काम मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा अपने राजनीतिक जीवन में। मैं सब जाति सब धर्म के लोगों को लेकर चलता हूं, आज भी चल रहा हूं। और एक बड़ी जानकारी आपको दे, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने जनसुराज पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने जन सुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल मिलने का भी जिक्र किया। इसके साथ ही इस आरोप पर जन सुराज के प्रवक्ता ने भी पलटवार किया है, आपको दिखाते हैं। प्रतीत हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। कुछ लोग जन स्वराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बौखलाहट में ये बयान दे रही है शराबबंदी पर। जनसुराज शराबबंदी के मामले में शुरू से ही ओपन है। वो कहती है कि भाई यदि सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में शराबबंदी को खोल देंगे। वो इसीलिए कहती है कि एक तरफ सरकार कहती है कि शराबबंदी है, दूसरी तरफ घर घर में होम डिलीवरी है। और वहीं भागलपुर में फरार आरोपी राजकुमार रंजन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। रेलवे कॉलोनी में स्थित उनके घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई, जहां मजिस्ट्रेट की निगरानी में ताला तोड़कर सारा सामान जब्त किया गया। आरोपी राजकुमार पर भागलपुर, नवगछिया और बांका के थानों में कई मामले दर्ज हैं। साथ ही जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त कर अकुश संपत्ति बनाने का भी आरोप है। आरोपी कई महीनों से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो कि हुई है राजकुमार रंजन, उसमें अभियुक्त थे। न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। उसके बाद 82 की कार्रवाई हुई, आदेश दिया उनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करने का। न्यायालय के आदेश के उपरांत ही जो पुलिस अपने दंडाधिकारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई राजकुमार रंजन जी की संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है।
और वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में राम जानकी मठ के महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास को मद्य निषेध विभाग पटना से एक अजीब नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया कि उनकी कार शराब के साथ जब्त की गई है। अब उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि महंत ने स्पष्ट किया है कि गाड़ी तो अभी भी मठ परिसर में ही खड़ी है, वो कभी किसी को वाहन नहीं देते। उन्होंने इस पूरी घटना को एक साजिश बताया, कहा कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको इस पर संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बघनगरी के मठ के जो महंत हैं महंत श्याम सुंदर दास, उनको एक ऐसा नोटिस आया जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या ऐसा संभव है। दरअसल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वह गाड़ी दिखा दे जिस गाड़ी को लेकर एक मद्य निषेध विभाग की तरफ से पटना से एक नोटिस आया है, नीलामी की नोटिस आई है। मिथिला पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है, उनकी ये गाड़ी है और ये BR06 PF 2627 नंबर है और इसी नंबर की गाड़ी के बारे में नोटिस किया गया है कि मद्य निषेध पटना ने इस गाड़ी को बीते साल ही जब्त कर लिया था और अब जो है आगे नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। तो हम लोग समझेंगे कि आपको इस गाड़ी से कोई सरोकार नहीं, जबकि गाड़ी आपके पास है। गाड़ी हमारे पास है, सब दिन साथ है, लेकिन ये जालसाज किया गया है। वो लोग प्रयत्नशील होंगे तो हम उनके सहयोगी होंगे, न प्रयत्नशील होंगे। अच्छा, आपको वहां से भी फोटो भेजा गया गाड़ी का कि जो जब्त किया गया है, वो गाड़ी की फोटो आपको आई है? हाँ, वो तो नहीं भेजे हैं विभाग वाले, लेकिन हमारे आदमी जो गए थे वहाँ, वो उस गाड़ी का फोटो, चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब भेजे हुए। अच्छा, तो सब कुछ मैच करता है क्या? हाँ, वो तो नोटिसो है और वो तो सब कुछ जो लिख के है वो मैच करने की, वो तो जालसाज है, तो वो सब कुछ तैयारी के साथ में। तो ये गाड़ी अभी तक हो सकता है ऐसा कि आप कहीं को लेके गया हो और इस दौरान जो है कुछ हुआ हो, फिर उसके बाद इस मामले को लेकर कार्रवाई हुई हो? नहीं, हमारी गाड़ी तभी चलती है यहाँ से जब हम उस पर बैठते हैं। तो ऐसे में इन्हें इस गाड़ी को लेकर जो नोटिस आया है उसको लेकर कई तरह के इनके मन में भी सवाल उठ रहे हैं और आगे की बात जो है ये कह रहे हैं कि आगे अब ये भी इस मामले को लेकर जांच करवाएंगे और देखेंगे कि आखिर इस तरह का मसला कैसे हो गया। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए इसी रिपोर्ट